हेलो दोस्तों, आप फिक्र मत करो। प्रिजन ब्रेक का अगला वीडियो इसके बाद आएगा, उस पर काम चल रहा है। इसके बाद अगला वीडियो प्रिजन ब्रेक का ही होगा। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे प्रिजन सेल से होती है, जहां ली अकेला बैठा है। वो बड़ी बारीकी से अपने हाथों से एक फेक स्टैम्प बना रहा था। ली कोई आम कैदी नहीं है, वो एक बहुत ही हुनरमंद आर्टिस्ट है। उसका मकसद जेल के अंदर से एक लेटर भेजना है, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी थी। लेटर भेजने के लिए पोस्टमैन को $10 देने पड़ते हैं, जबकि ली के पास एक भी पैसा नहीं है। इसीलिए वो अपनी गजब की कला का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली जैसा फेक स्टैम्प तैयार करता है। उसकी बनाई हुई नकली स्टैम्प इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी असली और नकली में फर्क नहीं बता सकता। कुछ देर बाद पोस्टमैन वहाँ पहुँचा। ली उसे अपना लेटर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ली से $10 मांगे। तभी सामने वाली सेल में बंद एक बूढ़ा कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और बीमार होने का नाटक करने लगा। उसकी आवाज सुनकर पोस्टमैन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। तब इसी मौके का फायदा उठाकर ली चुपके से अपना लेटर पोस्टमैन के बैग में डाल देता है। आखिर वो ये लेटर किसे भेज रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, ये राज मूवी के आखिर में खुलेगा। इसीलिए आप अंत तक बने रहे। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और ली को जेल से बाहर ले जाती है। तब पता चलता है कि वो काफी समय से थाईलैंड की जेल में बंद है और अब हांगकांग पुलिस की इंस्पेक्टर हु उसे अपनी कस्टडी में लेकर आई है। इंट्रोगेशन रूम के अंदर इंस्पेक्टर हु उसके खिलाफ दर्ज एक इल्जाम को पढ़ना शुरू करती है। पहला इल्जाम काउंटरफिट करेंसी बनाने का है। इसके अलावा उस पर आरोप है कि उसने 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की कैश वैन पर हमला किया था, जिसमें 7 गार्ड की मौत हुई थी। इसके बाद सिटी में भी कई ऐसे हमले हुए। पुलिस को शक है कि इन सभी क्राइम्स के पीछे एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है और ली उसी सिंडिकेट का अहम मेंबर है। लेकिन ली हमेशा की तरह सभी इल्जामों से साफ इनकार करता है। वो बार बार कहता है कि इन सब का असली मास्टरमाइंड एक खतरनाक माफिया है, जिसे लोग पेंटर के नाम से जानते हैं। हालांकि उसे पेंटर का असली नाम या उसका ठिकाना कुछ नहीं पता। आज भी इंस्पेक्टर हु उससे पेंटर के बारे में कोई काम की जानकारी नहीं निकाल पाती। उधर पेंटर का नाम सुनते ही ली के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वो रोने लगा और गिड़गिड़ा कर कहा कि पेंटर उसे ढूंढकर मार देगा। इसीलिए वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस जेल भेज दिया जाए, क्योंकि जेल ही उसे सबसे ज्यादा सेफ लगता है। इसके बाद पुलिस उसके ब्लड और हेयर के सैंपल लेती है ताकि क्राइम सीन से मिले डीएनए से मैच कर सके। जब रिपोर्ट आती है तो हर सैंपल पूरी तरह मैच होता है। अब उसके क्राइम के सबूत बिल्कुल साफ हो चुके थे। पुलिस एक बार फिर उस पर सच बोलने का दबाव बनाती है, लेकिन ली फिर भी हर इल्जामों से इनकार करता है। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर युवान नाम की एक लड़की अपने लॉयर के साथ ली की बेल करवाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस साफ कह देती है कि ली बहुत सारे मामलों का सबसे अहम गवाह है, इसीलिए उसे बेल नहीं दी जा सकती। हालांकि वो एक शर्त जरूर रखते हैं कि अगर ली पेंटर की असली पहचान बता दे तो उसके रिलीज के बारे में दोबारा सोचा जाएगा। इसके बाद युवान खुद ली से मिलने गई और उससे हाथ जोड़कर सच बताने की रिक्वेस्ट करने लगी। युवान की बातें सुनकर आखिरकार ली चुप्पी तोड़ देता है और अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। अब कहानी कई साल पीछे जाती है। हम पहली बार ली और युवान को साथ देखते हैं। दोनों ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया। लेकिन दोनों की कला में एक बहुत बड़ा फर्क था। युवान पूरी तरह ओरिजिनल पेंटिंग बनाती है, उसकी अपनी अलग सोच और अलग स्टाइल है। वही दूसरी तरफ ली खुद कोई नई पेंटिंग नहीं बनाता। उसकी खासियत थी कि वो दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग को इतनी बारीकी से कॉपी करता है कि असली और नकली में फर्क बताना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसकी कॉपी करने की कला सचमुच हैरान कर देने वाली थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी डुप्लीकेट आर्ट वर्क खरीदना नहीं चाहता। उस समय ली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही टैलेंट आगे चलकर उसकी जिंदगी को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। एक दिन ल्यूक नाम का एक आर्ट गैलरी ओनर उनकी पेंटिंग देखने आया। वो युवान की ओरिजिनल पेंटिंग से इतना इम्प्रेस हुआ कि वो उसकी सारी पेंटिंग खरीदना चाहता है। लेकिन जब वो ली की पेंटिंग्स देखता है तो उसे ली की पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ दूसरे आर्टिस्ट की कॉपी है। इसी वजह से ल्यूक साफ मना कर देता है कि वो ली की पेंटिंग अपने एग्जीबिशन में शामिल नहीं करेगा। लेकिन युवान अपने फैसले पर अड़ गई। वो कहती है कि अगर ल्यूक दोनों की पेंटिंग साथ में नहीं खरीदेगा तो वो अपनी एक भी पेंटिंग नहीं
बेचेगी। ल्यूक के जाने के बाद ली युआन को समझाता है कि युआन को उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। वो झूठ बोल देता है कि चोकयून नाम के एक आदमी ने उसकी सारी पेंटिंग पहले ही खरीद ली, लेकिन कुछ ही देर बाद युआन को सच्चाई का पता चल गया कि ली की एक भी पेंटिंग नहीं बिकी। उसने सिर्फ इसीलिए झूठ बोला ताकि उसकी वजह से युआन के करियर पर कोई असर न पड़े। फिर एग्जीबिशन वाले दिन युआन चुपके से ली की एक पेंटिंग अपनी पेंटिंग के साथ लगा देती है। जब लोग पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे तभी एक आदमी वहां आता है और ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर युआन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद ली खुद उस आदमी के पास जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो आदमी हंसने लगा और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि ली उससे अकेले में मिले। फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि पूरे एग्जीबिशन में उसने सिर्फ एक ही पेंटिंग खरीदी थी और वो ली की पेंटिंग थी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। वही वो आदमी खुद को पेंटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यही वो मिस्टीरियस पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस के सामने लेता आ रहा था। पेंटर ली की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी पेंटिंग को इतनी परफेक्शन के साथ कॉपी करना कोई मामूली बात नहीं। फिर डायरेक्ट बात घुमाए बिना ली को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। उसका मानना था कि ली का ये अनोखा टैलेंट उसके बहुत काम आने वाला है। अगले दिन ली पेंटर से मिलने पहुंचा और कहा कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने तैयार है। तब पेंटर मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करता है, लेकिन अगले ही पल ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पेंटर उसके हाथ में $1 बिल देता है और कहता है कि ली को इसे बिल्कुल हूबहू कॉपी करना होगा। यानी असल में वो ली को नकली नोट बनाने का काम देना चाहता था। ये सुनते ही ली भड़क गया और उसी समय इस ऑफर को ठुकरा दिया। तभी पेंटर अपने बारे में एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि उसका असली नाम सैंग है। उसका परिवार पिछले 3 जनरेशन से काउंटरफिट करेंसी बनाने का धंधा करता आ रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई भी आदमी पुलिस के हाथ नहीं लगा क्योंकि वो हर कदम बहुत सावधानी से उठाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ली आखिरकार इस खतरनाक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। सैंग आगे समझाता है कि नए $1 बिल में इतने मुश्किल पैटर्न, डिजाइन और सिक्योरिटी लेटर होते हैं कि सबसे महंगे और मॉडर्न प्रिंटर भी उनकी बिल्कुल भी सही कॉपी नहीं बना सकते। यही वजह है कि उसे ली जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट की जरूरत है। वो ली को उसकी अपनी काबिलियत की असली कीमत दिखाकर उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। शुरुआत में ली इस काम के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि आखिर में वो मजबूर होकर पेंटर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसी दौरान युआन अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए अमेरिका चली गई, इसीलिए ली बिना उसे कुछ बताए चुपचाप वहां से निकल गया। पेंटर उसे अपने साथ प्लेन से कनाडा लेकर गया। वहां जाकर वो ली की मुलाकात अपनी पूरी टीम से करवाता है। इस गैंग में ऐसे लोग शामिल है जो पिछले 20 सालों से काउंटरफिट मनी बनाने का काम कर रहे हैं। हर मेंबर अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। अब सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू करते हैं ताकि बिल्कुल असली जैसी $1 बिल तैयार किया जा सके। यहाँ पता चलता है कि अमेरिकन डॉलर की कॉपी बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। हर $US पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो होती है, लेकिन ये फोटो सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंट नहीं होती। इसे कई अलग अलग लेयर की मदद से तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, फ्रैंकलिन के कॉलर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत ही छोटे छोटे लेटर में लिखा है, जिसे नॉर्मल आंखों से देख पाना भी मुश्किल है। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट ने नए $1 बिल में कई और सिक्योरिटी फीचर भी ऐड किए हैं। यही वजह है कि सिर्फ अच्छी प्रिंटिंग मशीन होने से काम नहीं चलता। किसी बेहतरीन पेंटर और एडवांस प्रिंटर के बिना ऐसा नोट बनाना लगभग नामुमकिन है। सबसे खास बात ये है कि असली $1 बिल में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल इंक एक एंगल से पर्पल दिखाई देती है, जबकि दूसरे एंगल से वही गोल्ड कलर दिखती है। इस तकनीक को मोयर इफेक्ट कहा जाता है, मतलब इंक में कलर बदलने की खासियत होती है। इसीलिए अगर उन्हें बिल्कुल असली जैसी नोट बनानी है तो सबसे पहले वही ओरिजिनल क्वालिटी का पेपर और वही स्पेशल इंक हासिल करनी होगी। अब पेंटर की पूरी टीम इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने में लग गई। सबसे बड़ा टास्क है वाटरमार्क को बिल्कुल सही जगह पर बनाना। इसके लिए वो लोग पुराने चाइनीज आर्टिस्ट की टेक्निक अपनाने का फैसला करते हैं, जिसमें पेंटर को 3 अलग अलग लेयर में तैयार किया जाता है। बीच वाले लेयर में वाटरमार्क लगाया जाएगा और ये पूरा काम ली अपने हाथों से करेगा। मेन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ली कई प्रैक्टिस नोट बनाता है। उसकी मेहनत और बारीकी देखकर पूरी टीम दंग रह गई। उसके हाथ का काम इतना परफेक्ट था कि किसी को भी यकीन ही नहीं होता कि ये सब
हाथों से बनाया गया है। कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद पूरी टीम ईस्टर्न यूरोप पहुंची और उन्होंने वहां एक ऑक्शन में बिक रही पुरानी बैंक नोट प्रिंटिंग मशीन खरीद ली। अब अगला सवाल सामने आता है कि आखिर वही पेपर कहां से मिलेगा जो बिल्कुल असली डॉलर जैसा महसूस हो। तभी पेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जिस क्वालिटी का पेपर करेंसी छापने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी क्वालिटी का पेपर टेलीफोन डायरेक्टरी छापने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनते ही पूरी टीम सीधे एक डायरेक्टरी प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गई और वहां के ओनर से लगभग 500 टन पेपर खरीद लिया। अब ली के बनाए डिजाइन के आधार पर उसी पेपर पर काउंटरफिट नोट छापने का काम शुरू होता है। ऑक्शन से लाई गई बड़ी प्रिंटिंग मशीन लगातार नोट छापती रहती है और हर नोट देखने में बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी और वो है मेयर इफेक्ट वाली स्पेशल इंक। ये इंक सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होती है और उसे हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए पेंटर इंक हासिल करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। फिर कुछ समय बाद पेंटर अपनी पूरी गैंग के साथ सीधे सेंट्रल बैंक की एक कैश वैन पर हमला करता है। उस वैन में कलर चेंजिंग इंक के कई सारे बैरल रखे थे और पेंटर उन्हें ही लूटने आया था। ली इस वायलेंस काम में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे भी उनके साथ जाना पड़ा। जैसे ही गैंग उस व्हीकल को रोकने की कोशिश करती है, गार्ड तुरंत ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में पेंटर के आदमी भी गोलियां चलाने लगे। फिर देखते ही देखते वहाँ भयंकर शूट आउट शुरू हो गया। बेचारा ली इस पूरी गोलीबारी के बीच बुरी तरह फंस गया था। तभी अचानक एक गार्ड अपनी गन सीधा ली पर तान देता है, लेकिन ठीक उसी पल पेंटर वहां पहुंचा और उस गार्ड को गोली मार दी। इसके तुरंत बाद पेंटर दूर खड़ी एक कार की तरफ बम फेंकता है। जोरदार धमाके के साथ कार उड़ जाती है और बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद पूरी गैंग जल्दी जल्दी इंक से भरे बैरल उठाकर वहां से भाग निकली। इस घटना के बाद ली अंदर से पूरी तरह हिल गया था। पहली बार उसने पेंटर का इतना खूंखार रूप देखा था। अब तक वो सिर्फ डर की वजह से काउंटरफिट नोट बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। अब वो ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ गैंग उस स्पेशल इंक को प्रिंटर में डालती है और दोबारा नोट छापना शुरू करती है। इस बार जो नोट बाहर निकलते हैं उनमें बिल्कुल असली डॉलर जैसा कलर चेंजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। एक एंगल से नोट पर्पल चमकती है और दूसरे एंगल से गोल्ड दिखाई देती है। ये देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार ऐसी काउंटरफिट करेंसी तैयार कर ली थी जिसे पहचानना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ली के दिल में गिल्ट बढ़ता जा रहा था। वो पेंटर से पूछता है कि आखिर भविष्य में ये इंक खत्म हो गई तो क्या वो फिर से लोगों की जान लेगा। तब ली एक सुझाव देता है कि वो खुद इस स्पेशल इंक को बनाने की कोशिश करे ताकि किसी और की जान न जाए। लेकिन पेंटर उसकी बात सुनते ही गुस्से से उसे जोर से डांट देता है और आगे कुछ भी बोलने से मना करता है। अब पेंटर के ऑर्डर पर उसके आदमी काउंटरफिट नोट ब्रीफकेस में भरकर अलग अलग देशों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका काउंटरफिट अंपायर पूरी दुनिया में फैलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को भी उनकी एक्टिविटीज की भनक लग चुकी थी। इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी अंडरकवर पुलिस ऑफिसर विंग को सौंपी गई। विंग इंस्पेक्टर हु के साथ मिलकर पेंटर की गैंग पर नजर रखना शुरू करता है। दोनों लगातार उनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। कुछ समय बाद बायर का भेष बनाकर वो सीधे गैंग के कुछ लोगों से मिलने पहुंचे। उस समय पेंटर के कई आदमी समुद्र के बीच एक लग्जरी याच पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि वहां पेंटर और ली मौजूद नहीं थे। विंग चुपचाप वहां का पूरा माहौल देखता है और जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है और बिना शक पैदा किए वहां से निकल जाता है। लेकिन असली खेल तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ पेंटर अपने पुराने क्लाइंट जिसे सभी जनरल के नाम से जानते हैं उससे मिलने का समय तय करता है। अगले दिन वो ली को अपने साथ लेकर जनरल के घर के लिए निकलता है। रास्ते में ली पेंटर को एक बहुत ही जरूरी जानकारी देता है कि उसे एक खास तरह के कार पेंट के बारे में पता चला है जिससे वही मोयर इफेक्ट तैयार किया जा सकता है। मतलब उस पेंट की मदद से डॉलर बिल में दो अलग एंगल से अलग अलग कलर दिखाई देने वाला इफेक्ट बनाया जा सकता है। अगर ये तरीका काम कर गया तो आगे किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ली की ये बात सुनकर पेंटर बहुत खुश होता है। वो उससे वादा करता है कि काम पूरा होने के बाद वो ली के नाम पर एक शानदार रिजॉर्ट खरीदेगा जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी युवान के साथ आराम से बिता सकेगा। लेकिन अगले ही पल पेंटर एक बॉम्ब का रिमोट ली के हाथ में पकड़ाता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि जैसे ही उसे सिग्नल मिले ली बिना देर किए उस रिमोट का बटन दबा दे। आखिर पेंटर के दिमाग में कौन सा खतरनाक प्लान चल रहा था? इसी सवाल के साथ दोनों जनरल के घर पहुंचे जहां
शुरुआत में उनकी मीटिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। जनरल पेंटर के सामने एक बड़ा ऑफर रखता है कि वो काउंटरफिट नोट की अच्छी कीमत देने तैयार है। साथ ही वो चाहता है कि पेंटर अपनी पूरी गैंग के साथ 6 महीने तक उसके पास रहे और उसके आदमियों को बिल्कुल उसी लेवल की परफेक्ट काउंटरफिट नोट बनाना सिखाए। फिर जनरल हंसते हुए एक बात कहता है कि अगर आज पेंटर का बाप जिंदा होता तो वो एक पल भी सोचे बिना इस डील के लिए तैयार हो जाता। बस ये बात सुनते ही पेंटर के चेहरे के रंग बदल गए। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा, जनरल के बिल्कुल पास गया और उसके कान में धीमी आवाज में कहा कि 7 साल पहले जनरल ने ही उसके बाप का मर्डर करवाया था। ये सुनते ही जनरल समझ गया कि पेंटर यहाँ कोई बिजनेस डील करने नहीं बल्कि अपना बदला लेने आया है। इसके बाद पेंटर अपनी शर्ट खोलता है। उसके पूरे शरीर पर बम बंधे हुए थे। ये देखकर वहाँ मौजूद हर आदमी के होश उड़ गए। फिर पेंटर जोर से चिल्लाकर ली को रिमोट का बटन दबाने कहता है, लेकिन ली डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत ऐसी होती है कि वो अपना हाथ तक नहीं हिला पाता। पेंटर दोबारा और जोर से चिल्लाता है। तब घबराहट में ली के हाथ से रिमोट नीचे गिर गया और उसका बटन अपने आप दब गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि धमाका पेंटर के शरीर पर बने बम में नहीं होता। दरअसल उसके शरीर पर बने बम सिर्फ लोगों को डराने के लिए थे। असली बम बाहर खड़ी पेंटर की कार में था, जिसमें पहले से एक बड़ा बम छिपा कर रखा गया था। एक जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका हिल गया। जनरल के कई आदमी उसी वक्त मारे गए। बाकी लोग तुरंत अपनी गन निकालकर पेंटर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन पेंटर भी कोई आम आदमी नहीं था। वो दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़कर इतनी तेजी और सटीक निशाने से फायरिंग करता है कि एक एक करके जनरल के आदमी जमीन पर गिरने लगे। लेकिन ये लड़ाई अभी सिर्फ शुरू हुई थी। जनरल भी बहुत खतरनाक दुश्मन साबित होता है। हालांकि पेंटर ने इसके लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि अचानक पास के जंगल से उसका एक साथी लगातार रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक रॉकेट्स पूरे इलाके में गिरते हैं और हर तरफ जोरदार एक्सप्लोजन होने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा एरिया आग और धुएं से भर गया। इस अफरा तफरी के बीच पेंटर दोनों हाथों में राइफल लेकर लगातार दुश्मनों को मारता रहता है। इसी दौरान उसकी गैंग के बाकी आदमी कार लेकर पहुंचे और जनरल के आदमियों को गाड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जनरल के कुछ आदमी जंगल में पहुंचकर रॉकेट लॉन्च करने वाले आदमी को मार गिराते हैं। और इस पूरे खूनी लड़ाई के बीच बेचारा ली किसी कोने में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये भयंकर शूट आउट काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार जनरल खुद एक आम कार लेकर मैदान में उतरा और सीधे पेंटर पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पेंटर फुर्ती से छलांग लगाता है और जवाबी फायरिंग करता है और फिर एक ऐसा सटीक निशाना लगाता है कि आम कार का टायर फट गया। टायर फटते ही पूरी कार पलट गई। इसी के साथ पेंटर अपने सबसे बड़े दुश्मन जनरल का भी अंत कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में एक और घटना हो गई। जनरल के लिए काम करने वाली चिंग नाम की लड़की आग की चपेट में आ गई। ये देखकर ली तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। वापसी के समय पेंटर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। इसके बाद वो एक्सप्लोजिव लगाकर जनरल के पूरे बेस को जमीन में मिला देता है। फिर करीब 1 महीने बाद चिंग धीरे धीरे ठीक होने लगी। पेंटर उसे नई आइडेंटिटी, नया पासपोर्ट और नए डॉक्यूमेंट देता है। लेकिन ली ये देखकर हैरान हो गया कि उन डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम यूहान लिखा था। यूहान ली की गर्लफ्रेंड का नाम है। ये देखकर ली गुस्से में पेंटर से सवाल करता है, लेकिन पेंटर उसकी किसी बात की परवाह नहीं करता। अब नई पहचान मिलने के बाद चिंग भी पेंटर की गैंग का हिस्सा बन गई। समय के साथ उसके मन में ली के लिए फीलिंग पैदा होने लगी। लेकिन ली का दिल अब भी सिर्फ अपनी असली यूहान के लिए ही धड़कता है। कुछ समय बाद पूरी गैंग मिलकर यूहान की एक आर्ट एग्जीबिशन देखने गई। वही पेंटर मुस्कुराते हुए ली से कहता है कि उसने ली के लिए रिजॉर्ट भी खरीद लिया है और अब वो यूहान के साथ आराम और खुशी से जिंदगी जी सकता है। लेकिन ली कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि कोई भी ईमानदार इंसान किसी क्रिमिनल के पैसों से खरीदे गए रिजॉर्ट में खुशी से नहीं रह सकता। इसी दौरान उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि यूहान अब ल्यूक से शादी करने वाली है। असल में ली ने इतने लंबे समय तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, इसीलिए युवान ने उसका इंतजार करना छोड़ दिया और धीरे धीरे ल्यूक के करीब आ गई। ये खबर सुनते ही ली चुपचाप एग्जीबिशन से चला गया। बाहर आकर वो पेंटर से साफ बोल देता है कि अब वो और चिंग इस गैंग का हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये सुनते ही पेंटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ली की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि पहले स्पेशल इंक बनाने का काम पूरा करो, इसके बाद जहाँ जाना हो चले जाना। उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार आगे बढ़ रही थी।
अंडरकवर ऑफिसर विंग अब खुश भेस बदलकर पेंटर से मिलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेंटर को पहले से ही किसी गड़बड़ी का शक हो चुका था। जांच करने पर उसे पता चला कि उसके गैंग के एक मेंबर अंकल येन ने अपनी ही बनाई काउंटरफिट नोट से एक वॉच खरीद ली, जबकि गैंग का सबसे बड़ा रूल यही था कि कोई भी मेंबर अपनी ही नकली करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी अंकल येन ने ये रूल तोड़ दिया। पेंटर समझ गया कि इसी गलती की वजह से पुलिस उनकी एक्टिविटीज तक पहुंच गई। अब उसने अंकल येन को सजा देने का फैसला कर लिया। अंकल येन रोते हुए पेंटर के पैरों में गिर पड़ा। वो अपनी पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि पेंटर का एक और खौफनाक रूल था कि अगर गैंग का कोई भी मेंबर गलती करता है तो सिर्फ उसे नहीं, उसका पूरा परिवार भी सजा भुगतेगा। लेकिन पेंटर का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो सबके सामने अंकल येन को गोली मारकर खत्म कर देता है। ये बेरहमी देखकर ली का सब्र टूट गया। वो गुस्से में पेंटर पर हमला कर देता है, लेकिन पेंटर उसके कान के बिल्कुल पास से गोली चलाता है और फिर जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। उसी दौरान विंग बायर का भेष बनाकर एक बार फिर पेंटर से मिलने पहुंचा, लेकिन पेंटर पहले से ही उसकी असली पहचान जान चुका था। बातचीत के बीच अचानक पेंटर ली को ऑर्डर देता है कि वो विंग को गोली मार दे, लेकिन ली ऐसा नहीं कर पाता। तब पेंटर बिना एक पल गवाए खुद विंग को गोली मार देता है। इसके बाद वो ली पर और भी ज्यादा भड़क गया। फिर वो ली को एक ऐसा सच दिखाता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटर बताता है कि उसके आदमी युवान और उसके मंगेतर ल्यूक को पहले ही किडनैप कर चुके हैं। मतलब पेंटर ने काफी पहले से दोनों को बंधक बना कर रखा था, ताकि सही समय आने पर ली को मजबूर किया जा सके। अब पेंटर सीधा ली के हाथ में गन थमाता है और ऑर्डर देता है कि वो ल्यूक को गोली मार दे, लेकिन ली ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। उल्टा वो अपनी पिस्तौल घुमाकर सीधा पेंटर पर तान देता है। पेंटर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तब धक्का मुक्की के दौरान ट्रिगर दब गया और चली हुई गोली सीधा ल्यूक को लग गई। कुछ ही सेकंड में ल्यूक ने वही दम तोड़ दिया। ल्यूक की मौत के साथ ली और पेंटर की बीच की दुश्मनी अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच गई और अगले ही पल दोनों के बीच एक जबरदस्त और जानलेवा फाइट शुरू हो गई। इसी बीच चिंग वहां पहुंची और पेंटर के आदमियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। चारों तरफ गोलियों की बरसात होने लगी। फिर आखिरकार सही मौका देखकर ली सीधे पेंटर के सीने पर गोली चला देता है। गोली लगते ही पेंटर जमीन पर गिर गया और ऐसा लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई। अब ली तुरंत युवान को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी चिंग उसके सामने आ गई। वो युवान के सिर पर गन तानकर ली को धमकी देती है कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो युवान को मार देगी। असल में चिंग अब ली से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर युवान को ली के पास जाने नहीं देना चाहती। तब मजबूरी में ली के पास वहाँ से खाली हाथ निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ पेंटर ने जो पहले रिजॉर्ट ली के नाम पर खरीदा था, ली वही चला गया। उसके साथ विंग का लाया गया पैसों से भरा बैग भी था। अगली सुबह ली न्यूज़पेपर पढ़ता है, तभी उसकी नजर एक ऐसी खबर पर पड़ी जिससे उसके होश उड़ गए। दरअसल पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली थी। बस यही बात ली के मन में एक नया डर पैदा कर देती है। उसे लगता है कि शायद पेंटर अभी भी जिंदा है और वो बदला लेने के लिए युवान को मार सकता है। यही सोचकर ली तुरंत युवान को बचाने निकल गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर इसके बाद वही घटनाएं हुई जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब पुलिस ली के सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो पेंटर के बारे में पूरी सच्चाई बता देगा तो उसे बेल मिल सकती है। इस तरफ जिस युवान को ली पीछे छोड़ आया था, वही उसे छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। असल में जेल से ली ने एक लेटर भेजकर उससे माफी मांगी थी। याद है मूवी की शुरुआत में ली ने फेक स्टैम्प बनाकर जो लेटर भेजा था, वो लेटर उसने युवान को ही भेजा था। अब युवान के समझाने पर ली पुलिस को शुरुआत से लेकर आखिर तक पेंटर की पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद पुलिस उससे पेंटर का स्केच बनवाती है। सारी जानकारी देने के बाद ली को बेल मिल गई और पुलिस ने उसे एक होटल में छोड़ दिया। होटल में ली युवान से अपने किए की माफी मांगता है। फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट आता है और दोनों यामाकाटा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय इंस्पेक्टर हु की नजर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल पर पड़ी। उस कांस्टेबल का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्केच ली ने पेंटर का बनवाया था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आराम से हेडक्वार्टर के अंदर जा रहा था। शायद पेंटर को पता नहीं था कि पुलिस के पास उसका स्केच है। इंस्पेक्टर हु बिना देर किए अपनी टीम
टीम के साथ उसे गिरफ्तार कर लेता है। सबको लगता है कि आखिरकार देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तार किया गया आदमी पूरी तरह हैरान था। वो कहता है वो क्रिमिनल कब से बन गया, वो तो एक आम पुलिस कांस्टेबल है। इसके बाद वो अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है। ये देखते ही इंस्पेक्टर हु के चेहरे के रंग उड़ गए। तब उसे समझ में आया कि ली इतने समय से पुलिस को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन असली झटका अभी भी बाकी था। अब मूवी का सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है। पूरी मूवी में जिस मिस्टीरियस पेंटर की कहानी सुनाई गई, असलियत में ऐसा कोई पेंटर कभी था ही नहीं। असली पेंटर और कोई नहीं बल्कि ली ही था। काउंटरफिट नोट का पूरा डिजाइन उसी ने बनाया। सेंट्रल बैंक की व्हीकल पर हमला भी उसी ने करवाया। जनरल के बेस पर हुआ जेनोसाइड उसी ने किया। सभी मर्डर्स के पीछे वही था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना दिया जिसका नाम है पेंटर। और जिस बेगुनाह पुलिस कांस्टेबल को उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान देखा था, उसी का चेहरा याद रखकर उसने पेंटर का स्केच बनवा दिया। यानी पूरी कहानी में हम यही सोचते रहे कि ली एक सीधा साधा आर्टिस्ट था जिसे मजबूरी में क्राइम की दुनिया में आना पड़ा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। वो खुद पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। चाइना छोड़ने के बाद ली की कभी भी असली युआन से मुलाकात नहीं हुई थी। जो लड़की पुलिस स्टेशन में उसे छुड़ाने आई, जो उसके साथ होटल में रही, वो असली युआन थी ही नहीं। दरअसल वो चिंग थी। याद है जनरल के बेस पर हुए हमले में चिंग का चेहरा बुरी तरह जल गया था। उसी के बाद ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसका चेहरा बिल्कुल युआन जैसा बना दिया। क्योंकि ली कभी असली युआन को हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उसने चिंग को युआन का चेहरा देकर अपने पास रख लिया। यकीन मानिए इतना बड़ा ट्विस्ट शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा। अब कहानी एक दिन आगे बढ़ती है। युआन बनकर जी रही चिंग अब अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ली ने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो सिर्फ उसके चेहरे में युआन को देखता है। यही बात उसके दिल में नफरत भर देती है। इसी गुस्से में चिंग ने असली युआन को उसके बॉयफ्रेंड ल्यूक के साथ किडनैप करवाया था। फिर उसने ली से कहा कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे दोनों को अपने हाथों से मारना होगा। इसके बाद दोनों के बीच वही गन फाइट होती है जिसमें ल्यूक की मौत हो गई। फिर ली वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में वही चिंग युआन बनकर पुलिस स्टेशन आई और ली को छुड़ा लिया, क्योंकि ली ने जेल से उससे माफी मांगते हुए लेटर भेजा था। अब इंस्पेक्टर हु को पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो तुरंत होटल जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। ली और चिंग होटल के सभी गार्ड्स को मारकर वहां से फरार हो चुके थे। अब दोनों हांगकांग से दूर समुद्र के रास्ते एक बोट में भाग रहे थे। तभी चिंग एक ऐसा सच बताती है जो ली का दिल तोड़ देता है। वो कहती है कि वो बोट को जानबूझकर गोल गोल घुमा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ आने से पहले उसने बोट का नंबर एक लाइटर पर लिखकर छोड़ दिया था ताकि पुलिस आसानी से उन्हें ढूंढ सके। अब सवाल ये था कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल अब चिंग को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ली उससे कभी प्यार नहीं करेगा। वो सिर्फ उसके चेहरे में युआन को देखता रहेगा। इसीलिए अब चिंग भी ली से अपना बदला लेना चाहती थी। इसी बीच ली देखता है कि पुलिस ने चारों तरफ से उनकी बोट को घेर लिया है। वो तेजी से बोट भगाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग ने पहले ही बोट में एक्सप्लोजिव छिपा कर रखा था। वो बिना कुछ कहे ट्रिगर दबा देती है। तब अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे बोट भी ब्लास्ट हो गई और उसी आग में ली और चिंग दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गए। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर हु असली युआन से मिलने गई। वो उसे बताती है कि आखिरकार पेंटर की असली पहचान सामने आ चुकी है। असल में युआन को कभी पता ही नहीं चला था कि ली ही पेंटर था, क्योंकि किडनैप होने के दौरान उसकी आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी थी। इंस्पेक्टर हु जब उसे ली की फोटो दिखाती है तो युआन शांत होकर कहती है, हाँ वो इस आदमी को जानती है, ये कभी उसका पड़ोसी हुआ करता था। मतलब सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक सच्चाई यही थी कि ली और युआन के बीच कभी कोई रिलेशन था ही नहीं। ली उससे एक तरफा प्यार करता था। उसने अपने दिल की बात कभी युआन को बताई ही नहीं। वो युआन के जैसा महान आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनल आर्ट बनाने की क्षमता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कॉपी करना थी और उसी टैलेंट को उसने गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया। उसका सपना था कि बहुत सारा पैसा कमाकर एक दिन युआन के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन आखिर में उसका वही सपना राख बनकर बिखर गया। उसने जिस लड़की से पूरी जिंदगी प्यार किया वो उसे कभी जान ही नहीं पाई, और जिसने उससे सच्चा प्यार किया ली ने उसे कभी अपना नहीं माना। इसी दर्दनाक और हैरान कर देने वाले अंत के साथ ये शानदार क्राइम थ्रिलर मूवी खत्म होती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।